हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि रामचरितमानस की रचना किस छंद में हुई है। रामचरितमानस की रचना किस छंद में हुई है, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसके द्वारा कहा गया है। तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसके द्वारा कहा गया है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्मिथ के द्वारा तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूर ने भागवत शक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है। सूर ने भागवत शक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी 11। सूर ने भागवत शक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। निम्न में किस कवि के द्वारा रसा उपनाम से शायरी लिखी जाती थी। कौन सा कवि था जो रसा उपनाम से शायरी लिखता था। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रसा उपनाम से शायरी लिखी जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अघोष ध्वनि नहीं है। जो नहीं है अघोष ध्वनि वह बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी ब, जो कि अघोष ध्वनि नहीं है। इसके अतिरिक्त क, थ और त ये अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अबला विलाप निम्न में किसकी रचना है। रचना का नाम है अबला विलाप और बताना है कि यह किसकी रचना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना जय भारत किस विधा की रचना है। जय भारत की विधा बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, महाकाव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो रचना है जय भारत, यह महाकाव्य विधा की रचना है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की किंकरियां हैं शोभाशाली। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की किंकरियां हैं शोभाशाली पंक्ति निम्न में से किस कवि की है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत की यह पंक्तियां हैं और यह उनकी रचना ग्रामश्री से ली गई है। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना ग्रामश्री से यह पंक्तियां ली गई हैं। महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन किस विधा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है भक्तिन, इसकी विधा बतानी है कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। जो महादेवी वर्मा की रचना भक्तिन है यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र विधा की रचना है। केले का पेड़ निम्न में किसकी रचना है। केले का पेड़। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीरानंद वात्स्यायन की रचना का नाम है केले का पेड़। हीरानंद वात्स्यायन। अगला है कि निम्न में कौन कवि दूसरा तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। दूसरा तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है जो वह कवि बताने हैं।
राइट आंसर है ऑप्शन ए कुंवर नारायण। यह दूसरा तार सप्तक से संबंधित कवि नहीं है। शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र और शकुंत माथुर ये जो है दूसरे तार सप्तक से संबंधित हैं। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में किस काल की कविता को युग चेतना की कविता कहा जाता है? युग चेतना की कविता कहा जाता है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए प्रगतिवाद। तो यहाँ पर आंसर है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद को युग चेतना की कविता कहा जाता है। बालक शब्द के पंचमी विभक्ति द्विवचन में रूप होगा। जो बालक शब्द है इसका पंचमी विभक्ति का द्विवचन रूप क्या होगा? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी बालकाभ्याम। पंचमी विभक्ति का द्विवचन रूप होगा बालकाभ्याम। निम्न में कौन सा उपन्यास रांगे राघव का नहीं है? जो रांगे राघव का उपन्यास नहीं है वह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी मशाल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मशाल जो है यह रांगे राघव का उपन्यास नहीं है। घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, राई और पर्वत यह है रांगे राघव के का ही उपन्यास। एक जैसे सीधा साधा रास्ता है, एक रास्ता है टेढ़ा, एक है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ठीक है, एक रचना ये है। आप कमेंट में बताइएगा कि यह रचना किसकी है। अगला प्रश्न है जीने के लिए उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जीने के लिए उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए राइट आंसर देखना है कि जीने के लिए उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी राहु सांकृत्यायन का उपन्यास है जीने के लिए। राहु सांकृत्यायन। निम्न में से कौन सा एक शब्दालंकार का भेद नहीं है? जो नहीं है, शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है, वह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। यह शब्दालंकार का भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अलंकार दिए गए हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष, यह शब्दालंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है यह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है पूर्ण अवस्था वह। पंक्ति निम्न में से किस रचना से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधेरे में से ली गई है। अगला है क्वेश्चन कि ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। यहाँ पर स्वम विज्ञान हुआ है, इसका जो है स्वनिम विज्ञान है। तो ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। हिंदी साहित्य का निम्न में कौन सा काल विभाजन ग्रियर्सन के द्वारा नहीं किया गया है? विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग काल विभाजन किए गए हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ग्रियर्सन ने इनमें से कौन सा है जो नहीं किया है? जो काल विभाजन इनमें से ग्रियर्सन के द्वारा नहीं किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी परिवर्तन काल। नाम ग्रियर्सन के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त चारण काल, ब्रज का कृष्ण काव्य और 18वीं शताब्दी, इस तरीके से इनके द्वारा काल विभाजन किया गया है, जबकि परिवर्तन काल का नाम इनके द्वारा नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है दादू ग्रंथावली का संपादन निम्न में किसके द्वारा किया गया? दादू ग्रंथावली का संपादन इनमें से किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन ए परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा दादू ग्रंथावली का संपादन किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जायसी रचित पद्मावत की रचना में प्रयुक्त छंद है। जायसी ने पद्मावत की रचना की और इसकी रचना किस छंद में हुई है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए दोहा चौपाई छंद में हुई है इसकी रचना, दोहा चौपाई छंद में। तुलसीदास ने निम्न में से किस रचना को सोहर छंद में लिखा है? सोहर छंद में कौन सी रचना तुलसीदास ने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रामलला नेहचू।
रामलला नहजू की रचना तुलसीदास के द्वारा सोहर छंद में की गई है। अगला प्रश्न है, निकल रही है डर से आह, तक रहे सब तेरी राह। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? निकल रही है डर से आह, तक रहे सब तेरी राह। यह पंक्ति किसने लिखी? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त। रथ के पहिए किसका उपन्यास है? रथ के पहिए किसका उपन्यास है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास का नाम है रथ के पहिए। अगला प्रश्न है, नीम का पेड़ उपन्यास के लेखक कौन है? नीम का पेड़ उपन्यास के लेखक, राइट आंसर ऑप्शन ए है, राही मासूम रजा है नीम का पेड़ उपन्यास के लेखक। वरुण के बेटे किसकी रचना है? रचना का नाम है वरुण के बेटे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन की रचना है वरुण के बेटे। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नागार्जुन। हरिदास कृत उपन्यास किस्सा हवेली किस प्रकार का उपन्यास है? किस्सा हवेली, राइट आंसर है, प्रतीकात्मक नाटक है यह। ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक। महादेवी वर्मा को यामा रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? महादेवी वर्मा की यामा रचना जो है, इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है इनको। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को उनकी यामा रचना के लिए। निम्न में से किस विद्वान के द्वारा आदिकाल को दो भागों संधिकाल और चारणकाल में विभाजित किया गया? संधिकाल और चारणकाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को दो भागों में संधिकाल और चारणकाल के रूप में विभाजित किया गया है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि डेली आपको नई वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहें और अपनी तैयारी बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद।